अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। दिस वीकेंड ऑफ कोर्स ईद का मौका है। ट्रांसमिशन हमारी जारी है न्यूज़ वन पे, और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने आज दावत नहीं बल्कि जिनके घर मैं आई हूँ इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब के घर। रफ़ी ग्रुप के चेयरमैन। द ग्रुप रादर स्टार्टेड इन 1978। रफ़ी फाउंडेशन का भी आपने सुना होगा। क्या है इसकी कहानी? थोड़ी बहुत अगर पढ़ी है तो मैं आपको बता दूं कि इनके वालिद साहब की दोस्ती थी विद मोहम्मद अली जिन्ना, एंड दिस फाउंडेशन वाज क्रिएटेड इन मेमोरी ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बाय इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट साहब। क्या है मज़ीद उसकी भी कहानी, वो भी आप जान पाएंगे। और जिस घर में मैं मौजूद हूँ, ये लाहौर शहर का बल्कि पाकिस्तान में एक बहुत ही यूनिक घर है, क्योंकि ये एक पेंट हाउस है, लेकिन इसे भट्ट साहब जो हैं वो फार्म हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी आज आपको दिखाएंगे। तो आपको इंतज़ार नहीं कराऊंगी मज़ीद, क्योंकि मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम हिना। ईद मुबारक टू यू। आपको भी ईद मुबारक हो। हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। इनफैक्ट मैं आपसे जब बात कर रही हूँ आज, मुझे आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन द इंटरव्यू बिकॉज देयर इज सो मच एक्टिविटी अराउंड। इतने सारे जानवर मुझे नज़र आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स आपका घर भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। और ये घर का जो कॉन्सेप्ट है, पेंट हाउस को फार्म हाउस में कन्वर्ट करने का, इम्तियाज़ साहब, हाउ डिड इट हैपन? A lot of my friends made farmhouses and had all kind of birds and animals, but it was a drive of 1 hour or 45 minutes out of the city. तो वो मुझे बहुत रसम लगता था कि बंदा शहर से 1 घंटे की ड्राइव पे जाए, और वो कभी कभार फिर हफ्ते में या महीने में वो दोस्त जाते थे। तो आई हैड द लव फॉर बर्ड्स एंड ऑल द एनिमल्स, और मैं समझता हूँ कि नेचर को देखने के लिए आप मंकीज़ को देखें, बर्ड्स को देखें, तो यू गेट वेरी क्लोज टू नेचर, और कुदरत की अपनी चीज़ें रंग नज़र आते हैं उसमें। सो आई वांटेड टू हैव देम। तो मेरी बिल्डिंग थी जो फिनिश हो रही थी, तो वो कोई 1 एकड़ पे थी, 8 कनाल पे। तो मैंने वो 8 कनाल के ऊपर पेंट हाउस बना दिया, और पेंट हाउस भी मैं फार्म हाउस कहता हूँ, जिस आपने कहा, बिकॉज मोर ऑफ अ फार्म हाउस देन अ पेंट हाउस, बट इट्स अ पेंट हाउस बिकॉज इट्स इन द मिडल ऑफ द सिटी। लेकिन ये नहीं महसूस हो रहा कि शहर के बीच में नहीं, ना शोर है? नहीं, कुछ नहीं, सड़क से शोर नहीं आ रहा? कहीं कुछ नहीं आता। तो दैट इज़ इंटरेस्टिंग। तो आई एम एंजॉइंग लिविंग हियर फॉर लास्ट 10 years। तो मगर जब मैंने ये बनाया था तो मैंने सोचा था टेम्पररी आऊँगा जहाँ जाऊँगा, बट वो फिर मेन वो ग्राउंड वाला घर ही छोड़ दिया मैंने। कैंट में रहता था, तो आई एम लिविंग ऑन द टॉप एंड आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा, मेरे ख्याल में बहुत लोग ये करना चाहते हैं, इस तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सख्त शौक, पैशन की ज़रूरत है इसको बनाने के लिए भी। हाँ, वो भी चाहिए। और फिर आप जब एनिमल्स के साथ या बर्ड्स के साथ रहते हैं तो थोड़ी सी पेन भी होती है टू लुक आफ्टर देम और टू कम्युनिकेट विद देम। तो आई गेट ये बड़ा आपको बिजी रखते हैं, जस्ट वॉचिंग देम। बर्ड वॉचिंग बहुत बड़ी एक हॉबी है। बर्ड वॉचिंग बहुत एक्टिविटी नहीं बल्कि बाकायदा एक हॉबी है। तो ये जानवरों का शौक आपको बचपन से ही था या फिर डेवलप हुआ टाइम के साथ? डॉग्स का तो बचपन से था, डॉग्स का। और जो दूसरे जानवर मैं कहूँगा बर्ड्स या पीकॉक्स या दूसरे जिस तरह के हैं, उसका हुस्न देख के मुझे खुशी होती है। द कलर्स दे हैव। फेजेंट्स जो हैं, जितने कलरफुल फेजेंट्स हैं आप जो देख रही हैं, तो उनकी कलर्स देख के खुशी होती है। और दूसरा एक चीज़ मैं देखता हूँ कि इंसानों में और इनमें फ़र्क ज़्यादा नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। इंसान और ये लोग, इनमें 2 चीज़ें इन कॉमन है, बिल्कुल इन कॉमन है। एक सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, हम भी करते हैं, ये भी करते हैं। right. और रिप्रोडक्शन, अल्लाह ताला ने रखी रिप्रोडक्शन कि आगे रिप्रोड्यूस करो। ये हमारा और इनका खाली ये फ़र्क है
कि हमारी मेमोरी ज़्यादा अच्छी है इनसे, और हम एनालाइज कर सकते हैं, बस ये दो अच्छा, यानी काफी अच्छी खासी ऑब्जर्वेशन रही हाँ, ये आपकी एनिमल हम बिहेवियर। एनालाइज कर सकते हैं, एनालिटिक है, ये एनालिटिक नहीं है, शॉर्ट मेमोरी है इनकी, उतना फ़र्क है। बाकी अच्छा, दैट्स व्हाई एनिमल्स आर मोर हैप्पी बिकॉज मेमोरी थोड़ी है आई और थिंक इसीलिए ज्यादा खुश रहते हैं। फॉरवर्ड का दार फिक्र नहीं होता कि साल बाद क्या होगा, उसको फिक्र वही होता है कि आज का खाना अच्छा, खाना। जो जानवर मैं कह रही हूँ आपने रखे हुए अपने पास एज पेट्स, मैं कहती हूँ इंतहाई लकी है, पूछे क्यों? इतना अच्छा माहौल, हाँ, मेरे ख्याल में हर जानवर की ख्वाहिश होगी कि वो इम्तियाज रफी भट्ट साहब के यहाँ पे घर में आके रहे। उसको पंखा भी मिला हुआ है और उसको डेजर्ट कूलर भी है बिल्कुल, और सारा कुछ है। आई मीन आपके जो ये डॉग्स मैं देख रही हूँ उनके मतलब जो हालात है, आई मीन क्या ही, बट आई टेल यू, आलीशान तरीके से रह रहे हैं। आई टेल यू कि हम जो है ना, हमारे में और इनमें फ़र्क खाली ये है, मैं रिपीट करूँगा कि हमारी मेमोरी ज़्यादा है और फ्यूचर एनालिटिक्स ज़्यादा है। इसके लिए हम आवाज़ार भी ज़्यादा होते हैं, डिप्रेस भी ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, ये नहीं होते बिकॉज इनको फ्यूचर का डर कोई नहीं। आज का मील रख खाना इन्होंने कल की क्या, फ्रिज में तो रख, इन्होंने फ्रिज में तो रखना कोई नहीं, कल जब भूख लगेगी खाएंगे। एब्सोल्युटली। So that's how it is. अच्छा इम्तियाज साहब, यू आर इनटू रियल एस्टेट डेवलपमेंट और आपने लाहौर शहर को इंतहाई खूबसूरत तहाइफ दिए इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। अब हालिया ये ऑब्जर्व किया गया कि आपने गवादर में बहुत दिलचस्पी दिखाई और उधर एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी किया जिसकी अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। आई थिंक इन अ कपल ऑफ इयर्स, 2-3 साल में आप मुकम्मल भी कर लेंगे। बट गवादर एकदम से इतनी डाइवर्जन, यानी लाहौर पंजाब से आप गवादर चले गए, ये कैसे हुआ? एक तो है ना, जब मैंने आज से 40 इयर्स बैक डेवलपमेंट की, मैं अमेरिका से वापस आया, तो तब दुकानें जो होती थी, शॉप्स, वो खाली सड़क के फ्रंट पे होती थी, बिल्डिंगों के ऊपर दुकानें नहीं होती थी या शॉपिंग मॉल नहीं होते थे। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट दैट आई गेव कि आप मॉल बनाएं, एंड वी मेड द मॉल एंड दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। अच्छा, अब अल्लाह के फजल से लाहौर बड़ा मॉडर्न हो गया है, बहुत आगे भी चले गया है, बड़े डेवलपर्स भी आ गए, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, ग्वादर जो है, ग्वादर की मुझे एक्चुअली जो रिकग्निशन है या समझ है, वो मुझे ग्वादर की बहुत ज़्यादा थी और ज़्यादा है। दैट हैज़ टू डू मोर विथ माई पोलिटिकल असेसमेंट एंड माई पोलिटिकल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप जियोपॉलिटिकली मैं एनालाइज करता हूँ और मेरा इंतहा का इंटरेस्ट है, होता है और है पाकिस्तान की सियासत में और जियो पॉलिटिक्स में। तो आई ऑल्सो रेगुलरली राइट इन मेजर न्यूज़पेपर्स एंड गिव माई व्यू। अब आप ये समझें कि ग्वादर जो है, चाइना हमारे लिए तो नहीं बना रहा, ना कोई किसी के लिए बनाता होता है, चाइना अपने लिए बना रहा है, अपनी ज़रूरत है उसकी। साउथ चाइना सी, जहाँ से अभी तक चाइना कनेक्टेड है, वहाँ पे सारे आइलैंड्स के साथ चाइना का झगड़ा है। जैपनीज़ आइलैंड्स, वियतनाम के आइलैंड्स, अपना मलेशियन आइलैंड्स, अपना ब्रुनाई आइलैंड्स, फिलीपींस, उसके साथ चाइना का टेरिटोरियल झगड़े हैं और वो सारे बैक्ड बाय अमेरिका हैं, वो जो मुल्कों के नाम मैंने लिए। अब चाइना क्योंकि वर्ल्ड पावर बन गया है और compete कर रहा है अमेरिका के साथ, तो चाइना को अमेरिका बड़े आराम से चोक कर सकता है साउथ चाइना सी पे, उसका आना और जाना। तो चाइना को ज़रूरत पड़ गई अपनी हेजेमनी बनाने के लिए, अपने अमेरिका के साथ compete करने के लिए एन ऑल्टरनेटिव रूट, और ऑल्टरनेटिव रूट जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के थ्रू ग्वादर में बनता है। सो ग्वादर में चाइनीज़ आर कमिटेड फॉर देमसेल्व्स, वी आर कमिटेड विद देम, एंड हमारी इकॉनमी फ्लरिश करेगी। चाइनीज़ इनकम, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आ रही है, चाइना का इंटरेस्ट जो है वो मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हमारे जो लोग हैं पाकिस्तानी, मैं 2004 में गया था,
ग्वादर to buy some land and to do a project. अच्छा 2004 चार में में मैं गया था. अच्छा हाँ. I didn't know that 2004. अच्छा, that is when ग्वादर started. But then Americans ने प्रेशर डाला चाइना पे, चाइना पीछे हट गया, हमने सिंगापुर को दे दिया. absolutely पोर्ट जी जी सिंगापुर जी को जी दे दिया. बिल्कुल अच्छा, बट 2004 में मैं गया because I knew and today when I say that that is the alternative route of the world powers. So Gwadar is a very political project और ये खाली commercial requirement नहीं है चाइना की, ये उनकी military requirement भी है. वो अपनी base भी शायद ग्वादर में बनाए, अपने नेवी की अच्छा base. आपने लैंड एक्वायर किया इन 2004 एंड ऑफ कोर्स कुछ फिर उसके- मुश्किलात दरपेश थी जिसकी वजह से वो बंद हो गया ना. बिल्कुल बंद हो गया. तो अब आपने इसकी कुछ अरसा पहले कंस्ट्रक्शन शुरू 3 साल पहले. क्या आप इसमें यानी इस एरिया में गवादर में मजीद और प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्ट करने का सोच रहे हैं plan हमारा कर रहे हैं? यही लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है ग्वादर में. ग्वादर में जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में से लार्जेस्ट है और इसको एक्सपेंड करेंगे. और मैं ये समझता हूँ कि ग्वादर में फ्री जोन भी बन गया. चाइनीज़ काम करते रहे हैं ग्वादर में, आज भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी कर रहे हैं. वहाँ कैंट शुरू हो गया बनना, एयरपोर्ट बनना शुरू हो लोग गया. जाना शुरू हो गए, हाँ, विजिट करना लोग शुरू जाना हो गए शुरू हो गए. बाकायदा. So that is a place which will be very different than the rest of the world and Pakistan. और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बढ़ेगी और ऊपर जाएगी. अच्छा एक चीज़ बताइए इम्तियाज साहब, आपने कभी अप नॉर्थ जो हमारे एरियाज हैं उधर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए या सोचा उसके बारे में? नहीं, अब नॉर्थ में मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया. जब या मैंने कभी सोचा? हाँ सोचा, बट उसमें सोच में वो बड़ा नॉन कमर्शियल लगते थे. क्योंकि उस वक़्त एक तो आपकी एयर रूट की कनेक्शन बहुत कम है नॉर्दर्न एरिया में. स्कर्दू या चित्राल, जहाज़ हफ्ते में 2 दफ़ा जाता है और अगर बैड वेदर आ जाए तो Then you वो stuck. कैंसिल हो जाता है. आप इस्लामाबाद में स्टक हैं या स्कर्दू में स्टक हैं, बिल्कुल. वो प्रॉब्लम होती थी. तो दूसरी बात है कि इकोनॉमिकली दैट वाज टू मी इतना viable नहीं था. बट अब लोग जा रहे हैं, बिल्कुल. बहुत सारे होटल बन रहे हैं, बहुत सारा टूरिस्ट जा रहा है. अब वायबल होगा. क्यों वायबल मैं होगा? इसीलिए आपसे पूछूं क्या अब आप सोच रहे हैं? अब बहुत वायबल होगा. क्यों वायबल होगा? एक तो रोड नेटवर्क बड़ा अच्छा हो गया. बिल्कुल. ये भी सी पैक का है. बिल्कुल सी पैक की सड़क है. बिल्कुल सी पैक की सड़क है. रोड नेटवर्क बहुत खूबसूरत हो गया. फिर दूसरी बात है, इन्होंने फ्लाइट्स फ्रीक्वेंट कर दी हैं. बिल्कुल PIA ने और फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स भरी भी जा रही है सुने. और इस वक्त पाकिस्तानी जा रहा है फॉर वेकेशंस. इम्तियाज साहब, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही पॉजिटिव हैं पाकिस्तान पर. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी पाकिस्तान पर बहुत अच्छी रेटिंग्स दे रही हैं. एक आउटलुक जो पाकिस्तान पर है वो ओवरऑल पॉजिटिव है, अच्छी खबरें हैं. तो ये सिर्फ चाइना की वजह से या फिर हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ भी जो है वो भी बहुत अच्छी है? नहीं, सिर्फ चाइना की वजह से. अगर चाइना का ये इंटरेस्ट ना होता जो है, जिस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स बनी हुई है और जो पाकिस्तान का हाल था या है इकोनॉमिक, अमेरिका ने इंडिया के हाथ से पाकिस्तान का नाक रगड़ना था ज़मीन पे. इतना ज़्यादा उन्होंने हमें बुली करना था, इंडियंस ने और अमेरिकन ने. इतना ज़्यादा बुली करना था. इकोनॉमिक पॉलिसीज व्हिच हैव हेल्प्ड. नहीं, वो बात की बात है. पहले तो है कि आपको यू हैव अ सुपर पावर country, your neighbor who has very deep interest in your security and your well-being, that is China. और वो अब world power में आ गया है, economic almost 1 या 2 पे है. तो everything पाकिस्तान की जो है
वो जहाँ स्टेबिलिटी, जहाँ पॉलिसीज़, जहाँ गवर्नमेंट, सारा कुछ आप समझे है ना। मेरा बिलीफ है कि इट इज़ बिकॉज ऑफ सी पैक एंड चाइनाज़ इंटरेस्ट। अगर ये ना होता तो हमारे हमारे साथ अमेरिका ने और इंडिया ने वो बुरी करनी थी कि बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बट वी आर लकी फॉर दैट, वी आर लकी। वी आर लकी फॉर दैट। Well, और इम्तियाज, पाकिस्तान के अच्छे दिन आ गए हुए हैं। अच्छे दिन आ गए, हाँ, द फील हाँ, गुड फैक्टर हाँ, इज देयर, वो feel- आपको फील feel हो good- रहा है। feel good factor, और जब अच्छे मुआशी हालात होते हैं वो नजर आ जाता है। और ये किस्मतों की बात होती है इंसानों की, जैसे अच्छे दिन आते हैं या बुरे दिन आते हैं। मुल्कों का भी ये हाल होता है कि बिल्कुल। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है, एंड आई एम ग्लैड कि इस ईद पे खुशियां नजर आ रही हैं। एंड यू सेड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मैं पॉजिटिव हूँ बट रियलिस्टिकली यस, पॉजिटिव हूँ, दैट जस्ट not मेक्स सेंस। not जज्बाती positive about Pakistan's present and future. I'm realistically positive कि ये वो मुश्किल वक्त से गुजर गया और बेहतर होगा। आपके बल्कि कॉरिडोर में जहाँ अच्छे वक्तों की और अच्छे दिनों की हम बात कर रहे हैं, खुदा करे हमेशा पाकिस्तान के अच्छे वक्त और अच्छे दिन रहें और इसी तरह हम पॉजिटिव रहें पाकिस्तान पे। द रफ़ी फाउंडेशन, जिन्ना रफ़ी फाउंडेशन, मोहम्मद अली जिन्ना, आई मीन जो तस्वीरें आपके यहाँ नज़र आती हैं, यहाँ पे भी, आपके दफ्तर में भी, व्हाट ग्रेट मेमोरीज। आपने एक बाकायदा फाउंडेशन ही बना डाली। व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड? आपके वालिद साहब का क्या रोल था, कैसी दोस्ती थी विद मोहम्मद अली जिन्ना, अगर इस पर कुछ रोशनी डाल सके आप। मैं 2 महीने का था when my father died in an air crash. I was 2 months old and my father died 2 months after Jinnah died. Jinnah died 11 September 1948. My father died 26 November 1948. आप 2 माह के थे? मैं 2 माह का था एयर क्रैश में। सो रफ़ी भट्ट, मेरे वालिद मोहम्मद रफ़ी भट्ट, उनका ही वॉज पाकिस्तान, इंडिया का पाकिस्तान बनने से पहले he had the largest surgical and hospital appliance industry. He was the first Muslim at the age of 27 who started a bank in India. तो लाहौर में भी, पेशावर में भी और दिल्ली में भी, in India, Central Exchange Bank. Then he was an entrepreneur and his relationship with Jinnah was कि जिन्ना की हाफ का एज का था मेरा बाप 39 पे फौत हुए, 39 years old, so he was young. So Jinnah was so attracted towards my father and felt so good about him. तो उन्होंने रफ़ी भट्ट को प्लानिंग कमेटी में ले आए, वहाँ पे चेयरमैन बनाया ऑफ मेटलर्जी, एंड उनके थ्रू कायदे आज़म वांटेड जब पाकिस्तान बने तो रफ़ी भट्ट शुड इंडस्ट्रियलाइज पाकिस्तान। सो ये था, तो उनका बड़ा पर्सनल रिलेशनशिप था आपस में। अच्छा, अब मेरे वालिद सियासत में नहीं थे इन दी सेंस लाइक इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, ना कायदे आज़म लड़ने देता था उनको, बल्कि माई फादर वांटेड टू कंटेस्ट वन इलेक्शन। और क्यों नहीं? कायदे आज़म स्टॉप्ड हिम, ही सेड आई वांट यू मोर ऑन द इकोनॉमिक साइड, ऑन द वैसे राइटली सो, ऑन द इकोनॉमिक साइड तुमने नए मुल्क को बिल्ड करना। सो माई फादर सेड ओके। तो वो जो इनका रिलेशनशिप था, जो तल्लक था, वो दोनों के मरने के बाद साथ ही वो दब गया। Nobody knew what happened. अच्छा, my mother used to tell me कि कायदे आज़म घर भी आए। अच्छा, आपकी वालदा ने पूरी कहानी सुनाई हाँ, आपको? घर भी आए, फैक्ट्री पे भी आए। अच्छा, बट मुझे छोटी उम्र में समझ नहीं आती थी कि कायद की कितनी अहमियत है, तो क्या है। तो जब मैं अबाउट 30 years back when I was 40, तो I wanted to know about my father. अच्छा, उस वक्त आपको फील हुआ? When I was 40 and बिजनेस में मैं सक्सेस कर चुका हुआ था एंड मुझे वो अर्ज थी टू नो माय फादर। तो मैंने रिसर्च टीम बुलाई जर्नलिस्ट की, तो मैंने कहा यार ये मेरे वालिद के ऊपर एक मुझे बायोग्राफी चाहिए या रिसर्च चाहिए कि व्हाट डिड ही डू ऑल, क्या करते थे, कैसे किया, कैसे कामयाब हुए, कायद के साथ क्या तल्लक था, क्या था। उन जर्नलिस्ट को जब मैंने हायर किया तो वो चले गए आर्काइव्स में
इस्लामाबाद आर्काइव्स में। वहाँ पे कायदे आज़म के रिकॉर्ड ढूंढते में उनको खतूत मिल गए, ख़त बिटवीन रफ़ी भट्ट एंड कायद। अच्छा, उनको मिले उन आर्काइव्स में से राइट। लेटर्स बिटवीन रफ़ी भट्ट एंड कायद। एंड दैट सोचें अगर आप ये एफर्ट नहीं करते तो खत नहीं मिलते। नहीं ख़त्म था। एंड दैट सेड इट ऑल, देयर रिलेशनशिप। फिर वो लेटर्स को जितने भी मिले, पूरे तो मिले नहीं, कोई मेरे ख्याल 28-30 लेटर्स मिले दोनों के। काफी बड़ा नंबर है। उनको कंपाइल करके, तो बेनज़ीर भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम एंड शी वांटेड टू इनॉग्रेट दैट एंड शी इनॉग्रेटेड दैट एंड दैट गेव द रिकग्निशन टू रफ़ी भट्ट एंड हिज रिलेशनशिप विद कायद। तो मैंने काफ़ी उस वक्त 30 इयर्स बैक के जर्नलिस्ट और हिस्टोरियंस को कहा, मैंने कहा ये तो तुम लोगों का काम था, नॉट माइन, बिकॉज Absolutely. journalist or historian to record all this, not mine. After 40 years of his death, मैंने ये सब कुछ ढूंढा। तो उन्होंने हमें मुझे ये कहा कि जी बस पाकिस्तान नवा बनया सी, असी अपने चक्कर ही फंसे रह गए, अपने चक्कर ही फंसे रह गए। सो इनकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। कायदे आज़म वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर्स वन कुड एवर हैव। It was he who gave this country to us. अच्छा, लेकिन आपके वालिद साहब की जो सर्जिकल इंडस्ट्री थी, सब चीज़ें थी, उसका क्या बना और क्या हुआ? After his death, he had 2 brothers, younger brothers, as his partners कह लें, younger भाइयों को लेकर चलता। But after his death, the businesses were so big and large all over India कि आफ्टर इमीडिएट डेथ, पाकिस्तान बना, इमीडिएट डेथ हो गई। आफ्टर हिज इमीडिएट डेथ उनके भाई जो थे वो बिज़नेस को संभाल नहीं सके। रियल एस्टेट डेवलपमेंट कैसे आया जिंदगी में? मैं जब अमेरिका रहा था 4 साल 5 साल, पढ़ाई के लिए गए थे? नहीं, मैं पाकिस्तान से तंग आके कि यहाँ पे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती कि मैं कुछ कर सकूँगा, ना मेरे पास पैसा है कि मैं बिज़नेस कर सकूँ, ना मुझे नो हाउ है, तो लेट मी गो टू अमेरिका एंड फाइंड आउट व्हाट आई कैन डू। तो आई वाज अबाउट 25 years old एट दैट टाइम, तो आई वेंट टू अमेरिका। तो और वालदा मान गई कि आप चले जाएं? मान गई बिकॉज मैंने एक ही बेटा, मैंने कन्विंस किया कि आई हैव टू, मैं मस्ट गो। तो मैं गया और मैंने वहाँ जाके $1000 था मेरे पास और मेरे से एक दोस्त था, और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट उतर गए, JF कैनेडी, और कोई पता नहीं जाना कहाँ है, एंड डोंट आस्क मी दैट। और व्हाट्सएप तो था नहीं उस जमाने में, ना गूगल था, ना कुछ नहीं था, और ना पता कि किधर जाना है, क्या करना है, बस निकल पड़े आप। और निकल पड़े। फिर वेटरी जिसको बैरागिरी कहते हैं, बिल्कुल। वो की 3 जगह पे बस महीने बाद निकाल देते थे कि यू नॉट अ गुड वेटर, यू नॉट अ गुड रियल वेटर। एस्टेट डेवलपर जो बनना था आपने। मेरा वो वेटरी में जाता ही नहीं था, ज़हन डॉक्टर मैं करना ही नहीं चाहता था। वो तो था कि खर्चा चले, कोई लिविंग एक्सपेंस हो। तो 3 दफ़ा निकाला गया, साल की वेटरी की 3 जगह पे। फिर मैंने कार्पेट्स का बिजनेस शुरू कर दिया। वहाँ पे पाकिस्तानी थे जिनसे कार्पेट्स बिकते नहीं थे, और दे हैड मेड द इन्वेस्टमेंट, टेकन कार्पेट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू अमेरिका एंड दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। तो फिर मैंने उनसे कंसाइनमेंट पे ले लिए, प्रॉफिट उनको दे के कि तुम्हारा ये प्रॉफिट है, बट आई विल पे यू आफ्टर 3 months। राइट। तो वो फिर मैंने बेचने शुरू किए, एंड देन आई वेंट इनटू बिजनेस इन अमेरिका, कार्पेट बिजनेस। अच्छा, कार्पेट में भी आप रहे? मैं फिर बिजनेस में चले गया, कार्पेट बिजनेस। कार्पेट बिजनेस। एंड देन मेरा क्यूरियोसिटी थी बहुत टू नो यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी एंड थिंग्स लाइक दैट। यू सी, मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ फादर। तो मेरे जो मामू थे या माँ थी या कोई भी थी, वो जो समझाते थे या कहना चाहते थे, मैं उसको नॉन प्रैक्टिकल समझता था ना, आई वुडंट लिसन टू व्हाट दे आर सेइंग।
तो आई ऑलवेज वांटेड टू नो। तो मेरी इसके लिए टेम्परमेंटली बड़ी क्यूरियोसिटी का टेम्परमेंट बन गया, तो और आज भी है। आई एम क्यूरियस टू नो थिंग्स इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव। राइट, लेकिन कारपेट बिजनेस में आके फिर आई मेड कंफर्टेबल मनी। अच्छा, मेड कंफर्टेबल और मनी। अमेरिका ही रहे आप? अमेरिका रहा 4 साल रहा। और वापसी कैसे हुई? फिर माय मदर यूज्ड टू रियली, व्हेन आई केम बैक हियर एंड शी वाज डाउन एंड शी वांटेड मी टू कम बैक। तो आई थॉट कि नाउ आई नो द रोप्स ऑफ बिजनेस, आई अंडरस्टैंड व्हाट बिजनेस इज। मेरी विजन होगी हुई है इंटरनेशनल, मैं समझ सकता हूँ चीज़ों को। अब मैं पाकिस्तान को फ़र्क नज़र से देख रहा हूँ, तो ओके, आई विल सेक्रीफाइस लिविंग इन अमेरिका टू फॉर माई मदर। तो फिर मैं वापस आ गया। मेरी उस वक्त कुछ 29 ईयर्स एज थी, 29, 30। एंड देन एट दैट टाइम रियल एस्टेट वाज अर्ली 80 में बूम कर रही थी, बिकॉज आपके पाकिस्तानी बेपनाह दुबई और सऊदी अरेबिया और वहाँ पे गए हुए थे। वो घर जब पैसा भेजते थे तो घर में पैसा जो आता था वो ज़मीनों में लेते थे, वो प्लॉट्स लेते थे उसकी फैमिली से। बिल्कुल। तो आई कुड सी दैट मनी जो भी बाहर से आ रहा है वो रियल एस्टेट में जा रहा है। रियल एस्टेट में जा रहा है, और इसके लिए रियल एस्टेट विल बी डूइंग वेल। सो 80s का पूरा दौर। अच्छा, विजनरी आप उस जमाने से ही हैं। हाँ, बिकॉज क्यूरियोसिटी रहती है ना टू नो। और ये वजह है बिकॉज आई डिडंट हैव अ फादर। अगर मुझे कोई बताने वाला होता तो मेरी क्यूरियोसिटी होती। आपको खुद ही अपना उस्ताद बनना पड़ा। हाँ, अपना उस्ताद बनना पड़ा। अच्छा, तो फिर आपने कहा रियल एस्टेट ठीक लगता है। हाँ, ठीक लगता है। तो 80s का दौर है ना, जो भी रियल एस्टेट में था, ही मेड टन्स ऑफ मनी। वो दौर बड़ा अच्छा था 80s का। बट इनोवेट करना भी तो जरूरी होता है, जो आपने किया अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए। और मेरे लिए इनोवेट करना आसान था बिकॉज मैं अमेरिका में देख कर आ रहा था कि फर्स्ट फ्लोर पे भी दुकानें, शॉप्स बन सकती हैं, सेकंड पे भी बन सकती हैं, थर्ड पे भी बन सकती हैं। यहाँ हो गई ना इनोवेशन आपकी। हाँ, जबकि आप उनको एक्सेस अच्छा दें, ये करें वो करें, बट दैट इज, अब तो वो आउटडेटेड हो गई हैं, तो अब तो नई कंस्ट्रक्शंस आ गई। बिल्कुल। तो दैट इज व्हाई आई एम इन ग्वादर नाउ, एंड आई थिंक ग्वादर इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक, एंड लॉट ऑफ पीपल आर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स देयर बिकॉज it is just an international city coming up, and don't forget about it. I'll repeat, China's interest into it is mega. Absolutely. Mega interest of China. अच्छा इम्तियाज साहब, जब किसी रियल एस्टेट के बड़े खिलाड़ी से किसी से मिलते हैं तो अक्सर उनसे एक नोशन जुड़ा होता है कि ये लैंड ग्रैबर्स हैं या लैंड माफिया हैं, या ये ज़मीनें ज़बरदस्ती लोगों से लेते हैं, कब्ज़े करते हैं, कब्ज़ा ग्रुप कहा जाता है। लेकिन आपसे ऐसी आज तक कोई जुड़ी बात नहीं दिखाई दी, ना ही सुनाई दी, ना ऐसा कोई रूमर सुना। You seem and appear and you have this image of a very clean and clear, कह लीजिए रियल एस्टेट businessman or tycoon for that matter. I'm glad, Hina, you noticed this. I'm glad you noticed this. It's a fact. I'm glad you noticed this. I'm proud of this. Okay, I'm proud of this. That I don't have a single complainant against me. 100% my projects are delivered to people who booked it or who paid about it. Not a single complaint. That's why I can face cameras, I can face everything. I don't have guards or गाड़ियाँ टेल पे मेरे। अच्छा, उसकी वजह 2-3 है, ये जो आपने नोटिस किया। आई एम ग्लैड यू नोटिस इट। एक तो वजह ये है कि मैं ज़्यादा लालच में नहीं जाता। मुझे पैसे की लालच नहीं है कि ज़रूर होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए और किसी से compete करना चाहिए, ये करना चाहिए। नो, आई से पैसा होना चाहिए फॉर माई कम्फर्ट, फॉर माई कम्फर्ट, और उतना होना चाहिए जो मेरे कंफर्ट के लिए ज़रूरत है। वो तो बड़ा ज़रूरी है। ये नहीं कि पैसा मैं बना के तो अपने मेंटली अजाब में चले जाऊँ। ठीक, और ख़ाली सक्सेस पैसे की नहीं होती, सक्सेस पर्सनैलिटी की भी होती है और सुकून की भी होती है और ख़ुशी की भी होती है। 2, थर्ड, मैं किसी स्टेज पे भी अपने बेटों को या बेटियों को किसी रफड़ और अजाब में नहीं डालना चाहता था।
अगर मुझे कोई रफड़ पड़ा है तो वो बच्चों पे जाएगा ना, लेगेसी हो तो ठीक हो। वो जाएगा, तो मैं वो इल्ज़ाम में नहीं डालना चाहता। तो ये हो गया। इसकी प्राइस बड़ी मैंने पे की है, प्राइस ये पे की है ये सब ना करने की। प्राइस ये पे की है कि अगर मेरे पास आज 100 रुपया है, लेट्स से मेरी वर्थ 1 बिलियन है, तो मेरे पास 10 बिलियन होना चाहिए था। अगर मैं वो जो रियल एस्टेट फाइनेंशियली जो रियल एस्टेट वाले लोग करते रहे हैं, अगर मैं वैसे ही करता रहता तो 10 टाइम्स 40 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए था। बट आई न्यू दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी विथ वट एवर आई कैन डू और आई हैव, एंड अ गुड नेम एंड क्लीन स्लेट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। और वैसे रियल एस्टेट नहीं, ऊपर से पाकिस्तान का नाम खराब, ऊपर से पूरे सेक्टर का नाम बदनाम। ऐसी किसी हरकत से किसी भी सेक्टर में वैसे ये जो गुंडागर्दी होती है इससे बदनामी होती है। वैसे आप देखें रियल एस्टेट में जितने लोग भी हैं उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि एक्चुअली कई दफ़ा उनको दे आर फोर्स्ड इनटू पुशिंग दीज थिंग्स एट टाइम्स। लोग भी ब्लैकमेल करते हैं ना उनको, लोग भी ब्लैकमेल। लेकिन अगर आप किसी को ब्लैकमेल करेंगे तो दूसरा आपको करेगा ना। लोग भी ब्लैकमेल करते हैं, फिर इसके लिए वो पुश भी करते हैं, मर्डर भी हो जाते हैं, ये सारा कुछ होता है और सैडली वो भी हो जाता है। सो आई रियलाइज के यू आर बेटर ऑफ नॉट गोइंग फॉर द ग्रीड एंड उसको ठीक करो, क्योंकि एक खाली सक्सेस नहीं होती पैसे की, सक्सेस तो बहुत चीज़ों की। बिल्कुल। इम्तियाज़ साहब, आपकी जो ये जो खुशगवार माहौल है, अगेन लाइक आई सेड, बड़ी मुश्किलों से मैंने कंसंट्रेट करके इंटरव्यू किया, क्योंकि कभी दिल करता है इधर बर्ड्स को देखूं, कभी इधर जो मंकी है, ये आपका पेट डॉग भी मेरा दोस्त बन चुका है, बहुत दोस्त बैठी, ये भी मेरे साथ बैठा हुआ है। तो देयर सो मच टू डू। आई वुड लाइक कि हमारे जो ऑडियंस है हमारी, वो भी ये देखें, वो भी खुश हो देख के, क्योंकि जो माहौल है इधर, दिखाएं। आई टेल यू, ईद पे से बेहतर चीज और क्या हो सकती है। सो प्लीज लेट्स टेक अ लुक एट इट।